नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारादत्त ऋषिकेश से। स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। हम लोग करने जा रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम। हठ योग की परंपरा में भस्त्रिका प्राणायाम का स्थान बहुत ही ऊंचा है और महत्वपूर्ण है। भस्त्रिका प्राणायाम सक्रिय प्राणायामों के दर्जे में आता है, यानी कि प्राणायामों को अगर हम समझे तो प्राणायामों को दो हिस्सों में विभाजित किया जाता है। सक्रिय प्राणायाम, जिनको आप बहुत ही सक्रिय रूप से करते हैं, जिसमें ऊर्जा बहुत ज्यादा बनती है, यानी कि तेजी से श्वास लेना छोड़ने की प्रक्रिया, तो उन्हें हम सक्रिय प्राणायाम कहते हैं। दूसरे प्राणायाम जो होते हैं उन्हें आप आत्मीय प्राणायाम कह सकते हैं, जिनमें आपका जो ऊर्जा का जो आदान प्रदान है वो बहुत ही सौम्य और शीतल होता है। आराम पूर्वक हम श्वास को लेते हैं, आराम पूर्वक श्वास को छोड़ते हैं। तो इस तरह से दो तरह के प्राणायाम यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। कुछ प्राणायाम ऐसे होते हैं जिनमें श्वास प्रश्वास तेजी से तो भले नहीं ली जाती है, परंतु उन्हें हम सक्रिय प्राणायाम में बोलते हैं कि वो हमारे शरीर में या तो ऊर्जा को बढ़ाने वाले होते हैं, जैसे कि प्राणायामों में कुंभक लगाना। अब किसी भी प्राणायाम में, चाहे वो एक सौम्य प्राणायाम हो, सरल प्राणायाम हो, उस प्राणायाम में भी यदि आप कुंभक को लंबे समय तक लगाएंगे तो वो सक्रिय प्राणायाम माना जाएगा। खासकर वो जो शुरुआत में जो प्रारंभिक अभ्यासी, उन लोगों के लिए वो प्राणायाम सक्रिय प्राणायाम हो जाता है। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है फिर वो सक्रियता खत्म होती रहती है और फिर वही प्राणायाम जो आपको कुंभक लगाने से सक्रिय हो रहा था वो सौम्य प्राणायाम में, सरल प्राणायाम में आ जाता है। वो सक्रिय प्राणायाम फिर नहीं रह जाता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम सक्रिय प्राणायाम में आता है। इसकी सक्रियता से ही इसके लाभ जुड़े हुए होते हैं। तो जो प्राणायाम भस्त्रिका का जो हिस्सा आप मेरे साथ यहाँ इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं, जानने जा रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है जो प्रारंभिक अभ्यासी हैं, जिन्होंने अभी अभी योग के अभ्यास को शुरू किया हुआ है या फिर इससे पहले कभी योग अभ्यास नहीं किया है और वो भस्त्रिका प्राणायाम को जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए भी है जो अभी जिन्होंने अपना अभ्यास शुरू कर दिया है, शुरू किए हुए कुछ महीने हुए हैं और प्राणायाम के सही गलत और उसका तरीका, तौर तरीका जो है उसको समझने के लिए, उसकी जानकारी के लिए इस वीडियो से लाभ उठा सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर इसके लाभ भी बताऊंगा, सावधानी भी बताऊंगा और इसकी जो तकनीक है कि किस तरह से ये किया जाएगा उसके बारे में भी आपको व्याख्यान दूंगा। तो चलिएगा हम लोग अब इस प्राणायाम की ओर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके लाभों के बारे में। भस्त्रिका प्राणायाम के अनेक लाभ हैं। कई तरह से भस्त्रिका प्राणायाम होता है। सामान्यतः ये 3 प्रकार से होता है। बाकी इसके अलावा इसको करने के थोड़े थोड़े तरीके आगे पीछे हो जाते हैं और ये प्राणायाम या तो इसी नाम से जाना जाता है, इसी के प्रकार, या फिर यही प्राणायाम को कुछ प्रशिक्षक लोग क्या करते हैं, नाम बदल करके दूसरे प्राणायाम के नाम से बोल देते हैं, परंतु वो होता अंततः भस्त्रिका प्राणायाम ही है। तो भस्त्रिका प्राणायाम को सामान्यतः 3 तरीके से किया जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम में या तो श्वास प्रश्वास पेट से ली जाएगी, जो कि इसका मुख्य रूप है। जो भस्त्रिका का जो मुख्य रूप जो हठ योग प्रदीपिका में बतलाया गया है, यानी कि हठ योग की परंपरा में बतलाया गया है, वो है पेट से ही श्वास लेनी है, यानी कि श्वास आपके नाक से होते हुए, फेफड़ों से होते हुए और नीचे तक आपका पेट भी बाहर को आएगा और श्वास को छोड़ते हुए पेट अंदर जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, आपका जो पेट है वो प्राणायाम के दौरान कार्यरत होता है। तो श्वास आपके फेफड़े के पूरे निचले वाले हिस्से को भरते हुए, फेफड़ा किस तरह का है, एक तरह का गुब्बारे की तरह है कि श्वास जब आती है तो फैलने लगता है। अब जब हम लोग पेट की तरफ श्वास को लेके आते हैं तो श्वास तो आपके फेफड़े पे आके रुकती है, परंतु जब हम लोग ध्यान करते हैं कि श्वास को हमने पेट तक लाना है तो हमारे फेफड़ों का जो निचला हिस्सा है वो ज्यादा नीचे को फैलने लगता है। इसी वजह से हमारे जो फेफड़ों के नीचे पे जो मांस का आधार है, जिसे हम डायफ्राम कहते हैं, वो और नीचे तक जाता है और पेट बाहर आता है। तो इस तरह से एक प्रकार इसका पेट से किया जाता है। इसका जो दूसरा प्रकार है वो उसमें श्वास प्रश्वास हृदय से ली जाती है। इसका जो तीसरा प्रकार है उसमें श्वास प्रश्वास
कंधों के पास से लिया जाता है। तो इस तरह से इसके 3 अलग अलग प्रकार दिखलाई पड़ते हैं। प्रकारों के हिसाब से इसमें क्रियाएं भी अलग अलग होती है। जैसे कि जो पहला प्रकार है वो सामान्य रूप से आप हाथ को जंघाओं के ऊपर रख सकते हैं या फिर किसी मुद्रा में ला के रख सकते हैं, और उसके बाद श्वास प्रश्वास को आप पेट से लेते हैं इस तरह से। जो उसका दूसरा प्रकार है उसमें हम लोग श्वास प्रश्वास को हृदय से लेते हैं, तो उसमें क्रिया थोड़ा सा बदल जाती है। अब हम यहाँ पर हाथों की क्रिया जोड़ देते हैं। हाथ को ऊपर उठाते हैं, श्वास को हृदय तक लाते हैं और श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे लाते हैं, जो कि कुछ इस तरह से दिखलाई पड़ता है। अब इसी में हाथ की एक और प्रक्रिया होती है जिसमें हम हाथ को फैलाते हैं, हृदय को आगे की तरफ लाते हैं, श्वास को भरते हैं और श्वास को छोड़ते हुए हृदय अंदर लेके जाते हैं, श्वास छोड़ते हैं, जो कि कुछ इस तरह से दिखलाई पड़ती है। इसमें इसका एक प्रकार और दिखलाई पड़ता है जिसमें हम श्वास प्रश्वास को कंधे से लेते हैं, यानी कि आपके जो फेफड़ों के ऊपरी वाला हिस्सा है वो उठता हुआ ऊपर तक को आता है, ताकि हमारे जो कंधे हैं ये भी श्वास से भर जाते हैं। परंतु इसको करने के लिए कंधों की भी क्रिया शुरू हो जाती है, जो कि कुछ इस तरह से दिखलाई पड़ती है। तो यहाँ पर भस्त्रिका प्राणायाम के प्रकारों के बारे में यहाँ पर ज़्यादा विस्तार से मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये जो अभ्यास है मैं सिर्फ चाहूँगा कि उन लोगों के लिए हो जिन्होंने अभी अभी प्राणायाम को शुरू किया हुआ है। तो हम यहाँ पर इसका जो दूसरा प्रकार है इसके बारे में जानेंगे, इसके अभ्यास को समझेंगे। दूसरा प्रकार का मतलब है कि हृदय तक श्वास लाना है, फेफड़ों को सामने की तरफ फैलाएंगे और अंदर की तरफ सिकोड़ेंगे। तो ये वाला जो प्रकार है हम इस पे ध्यान लगाएंगे, क्योंकि इस प्रकार के हानियां कम होती हैं और लाभ रहते हैं। तो भस्त्रिका ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर सकते हैं और हानियां कम रहेंगी, जो कि मैं आपको आगे जाके बतलाऊंगा। चलिए पहले जानते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ। भस्त्रिका प्राणायाम का आप कोई भी प्रकार कर लीजिए, पहला दूसरा तीसरा कोई भी प्रकार कर लीजिए, किसी भी तरह की क्रिया को आप करेंगे, भस्त्रिका में जो श्वास लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया है इससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ये क्या करती है, हमारे शरीर में विद्यमान त्रिदोष यानी कि वात पित्त कफ, जो लोग थोड़ा बहुत आयुर्वेद के बारे में जानते होंगे तो उन्होंने जरूर इस शब्द को सुना होगा। वात पित्त कफ तीनों दोषों का ये शमन करता है, उनमें ये संतुलन बनाता है। हमारे शरीर में ज्यादातर रोग जो हैं वो इन दोषों के, तो शब्दों में हम इन्हें दोष कहते हैं पर ये हमारे शरीर का गुण है। तो जब ये असंतुलित होते हैं, अपने स्थिति से ज्यादा बढ़ जाते हैं, ये कम हो जाते हैं शरीर के अंदर, तो फिर रोग उत्पन्न होता है। तो ये क्या करता है, इन तीनों में समानता लाता है, संतुलन बनाता है। यदि आप भस्त्रिका प्राणायाम को सर्दियों में करते हैं तो ये आपके शरीर में ऊर्जा को उत्पन्न करने वाला होता है, शरीर को गर्मी देने वाला होता है। तो ठंडियों में तो ये रामबाण की तरह है। यदि आपको ठंड लग रही है तो भस्त्रिका प्राणायाम आप कर सकते हैं। बस कुछ चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, जो सावधानियां हैं वो मैं आपको आगे जाकर के बतलाऊंगा, उनका ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये शरीर को क्या करता है, ऊर्जा से भर देता है, पूरे शरीर को ऊर्जा से भर देता है और जिससे शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है। तो जिन लोगों का शरीर ठंडा रहता है उनके लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। इसके अलावा श्वास और प्रश्वास जब गति रूप में चलता है तो ये क्या करता है, मन मस्तिष्क को शांत करने वाला होता है। आपकी जो नसें नाड़ियां हैं उनमें ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ा देगा, रक्त के संचार को बढ़ा देगा, परंतु मन और मस्तिष्क को शांत रखता है। इसीलिए बहुत सारे लोग कई तरह के जो हमारे ध्यान की जो प्रक्रियाएं हैं, क्रियाएं आप कह सकते हैं, या उसके जो प्रकार हैं, कुछ ऐसे प्रकार होते हैं जिनको करने से पहले भस्त्रिका प्राणायाम किया जाता है, क्योंकि भस्त्रिका मस्तिष्क को विचार शून्य कर देता है। क्योंकि जब ऊर्जा का स्पंदन होता है, ऊर्जा बहुत तेजी से हमारे पूरे शरीर में और मस्तिष्क में जब घूमती है तो वो क्या करती है, विचारों को धो देती है। और ऐसे में जब विचार सारे निकल जाते हैं तो मन मस्तिष्क एकदम से शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। इसलिए ध्यान की प्रक्रिया के लिए बहुत लाभकारी है। कुंडलिनी के जागरण के लिए ये बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। जो लोग कुंडलिनी का अभ्यास करते हैं
उन लोगों के लिए ये प्राणायाम बहुत ही लाभकारी प्राणायाम होता है। इसके अलावा ये आपके अंदर, जैसे कि मैंने बताया, कि ध्यान केंद्रित करता है। ये खाली आपको ध्यान की प्रक्रिया के लिए नहीं, आपके सामान्य जीवन में भी आपके अंदर ध्यान केंद्रित करने की प्रबलता को बढ़ा देता है। जो श्वास और प्रश्वास हमारे फेफड़ों द्वारा लिया जा रहा है, फेफड़े फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, तो इस क्रिया के द्वारा आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, उसका कार्य क्षेत्र बढ़ता है। यानी कि आपके फेफड़ों का जो भी मैक्सिमम है, जो जितना भी हिस्सा है, ज्यादा से ज्यादा हिस्सा आप उसे अपने प्रयोग में लेके आने लगते हैं। ज्यादातर लोग अपने फेफड़ों का कुछ ही हिस्सा श्वास और प्रश्वास लेने में, प्रयोग में लेके आते हैं। इसी वजह से लोगों को ज्यादातर उम्र के बढ़ते हुए या फिर बचपन में ही श्वास संबंधी कई तरह की भयानक बीमारियां हो जाती हैं। यदि आपके फेफड़ों की कार्य क्षमता अच्छी होगी, वो कार्य हर तरह से, आपका फेफड़ा कार्य रूप में लगा होगा, यानी कि उसके हर कोने, जो भी इसके चैम्बर्स जिनको हम कहते हैं, वो कार्य रूप में जब लगे होंगे, तो आपको इस तरह की श्वास संबंधी, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस इत्यादि हम बोलते हैं, तो कोई भी बीमारी आपको भविष्य में नहीं होगी। और साथ ही साथ आजकल जो चलता है वायरल इन्फेक्शन वगैरह होता है, जिसमें हमारा कोरोना नामक एक भयानक बीमारी चलती है, तो वो क्या करती है, हमारे फेफड़ों को ग्रसित कर लेती है। यदि आप भस्त्रिका के बहुत अच्छे अभ्यासी हैं, तो आप प्राणायाम के द्वारा उस वायरस को काफी हद तक शरीर से निकाल सकते हैं। और ये प्रक्रिया एक और फायदा आपको देती है, क्योंकि होता क्या है कि जब आप श्वास तेजी से ले रहे हैं बहुत सारा और श्वास छोड़ रहे हैं, इससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगती है, रक्त के अंदर ऑक्सीजन बढ़ने लगता है, और शरीर से विजातीय तत्व, जो दूषित गैसें हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अन्य तत्व, जल के भस्म होके, देखिए होता क्या है कि हमारे शरीर से जो मल है शरीर का, अब मल का मतलब ये नहीं कि जो खाया है वो निकल रहा है, हालांकि जो खाया है वही निकलता है, परंतु मल हमारा कई रूपों में निकलता है। मूत्र विसर्जन से, मलाशय से निकलता है, और हमारे पसीने से निकलता है, और उसके भी अलावा जो मल जल करके गैस में बदल जाता है, तो वो हमारे श्वास से बाहर आता है। अब चूंकि हम लोग अपने श्वास को ध्यान में नहीं रखते हैं, जीवन में हमारी आम दिनचर्या में हम बोलते रहते हैं या सोचते रहते हैं, तो श्वास हमारी पूर्ण रूप से बाहर को नहीं आती है, हम बहुत थोड़ा लेते हैं, बहुत थोड़ा छोड़ते हैं। तो जो तत्व भस्म होकर के श्वास के द्वारा बाहर आ जाने चाहिए थे, जो गैस में बदल करके बाहर आ जाने चाहिए थे, बाहर नहीं आ रहे हैं, तो वो दूषित तत्वों को भस्त्रिका प्राणायाम क्या करता है, भस्म करके शरीर से बाहर निकाल देता है। तो इसका मतलब खाली कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं, अन्य तत्व जो शरीर में अनावश्यक जमे हुए हैं, उनको भी ये भस्म करके बाहर निकाल देता है। अब ऐसा करने से क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ने लगता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगती है, जो कि आजकल के दिनों में लोगों को बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो, क्योंकि भोजन आजकल दूषित हो चुका है, हर चीज में दवाई पड़ी हुई है, हमारा जो जीवन शैली वो अच्छी नहीं है। तो यदि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होगी, तो आपको बहुत तरह की बीमारियां हो सकती हैं, और कई भयानक बीमारी भी हो सकती है। कैंसर जैसी भयानक बीमारी लोगों को हो जाती है, क्योंकि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता समान रूप से नहीं बह रही है, और तनाव और चिंता बनी हुई है, जिससे उनके खून के अंदर के तत्व उनके खून को ही खाने लगते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम इन सब चीजों में आपको भविष्य के लिए मदद करता है, स्वस्थ बनाता है। ध्यान रखें कि ये बीमारियों को खत्म नहीं कर रहा है, ये स्वस्थ लोगों को स्वस्थ बनाए रखता है, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई भी समस्या ना हो। बाकी हाँ, छोटी मोटी जो भी समस्याएं आपको चल रही थी हैं, उनसे ये आपको दूर करेगा। यदि आपको कोई बड़ी समस्या चल रही है, तो खाली वीडियो को देख करके, उसके लाभ को सुन करके अभ्यास स्वयं से ना करें, किसी योग्य प्रशिक्षक से सलाह लेकर के, परामर्श करके, क्योंकि हर किसी का शरीर अलग है, मन मस्तिष्क से सोचने की विचारधारा अलग है। प्राणायाम जो प्राण ऊर्जा है, वो हमारे विचारधाराओं से ही घटती और बढ़ती रहती है। तो आपके अनुसार ही आपका प्रशिक्षक आपको बताएगा कि कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, कौन सा उचित है, कौन सा उचित नहीं है। तो अपने अनुसार, यदि आपको कोई बड़ी समस्या, कोई भयानक समस्या किसी तरह की चल रही है, तो किसी भी योग्य प्रशिक्षक का परामर्श जरूर लें,
और तब जाकर के अभ्यास को करें। खाली कहीं पर वीडियो देख करके अभ्यास को ना करें। तो ये सारे फायदे आपको इस प्राणायाम से मिलते हैं। आपको शारीरिक फायदे मिलते हैं, आपको आंतरिक लाभ मिलते हैं और आपको आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। तो इस तरह से आपको अनेकों लाभ इस प्राणायाम से देखने के लिए मिल जाते हैं। इसीलिए मैंने बताया आपको ये हठ योग की परंपरा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। इसके अलावा तो ये थी हमारी सारी बातें लाभ की। अब हम जानेंगे हानि के बारे में। हानि को भी आपको विशेष ध्यान में रखना है। सिर्फ लाभ को सुन करके इस अभ्यास की ओर नहीं दौड़ना है, हानियों को भी ध्यान में रखें। क्योंकि होता क्या है, जब हम लोग तेजी से श्वास प्रश्वास लेंगे तो हमारी हृदय गति असंतुलित होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। अब ऐसी स्थिति में यदि किसी को हृदय संबंधी कोई घातक समस्या चल रही है, हृदय के बहुत सारे रोग होते हैं, या फिर स्ट्रोक जैसे कि हार्ट अटैक हम जिसे कह सकते हैं, यदि वो समस्या कोई चल रही है वर्तमान में, तो ये प्राणायाम आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अब ये हृदय की गति के साथ रक्तचाप को भी बढ़ा देता है। अब हृदय बढ़ेगा तो रक्त भी बढ़ने लगेगा, आपकी नसों नाड़ियों में ये रक्त भी जो है वो बढ़ने लगेगा नसों में। तो ऐसे में क्या होगा कि उच्च रक्तचाप की यदि समस्या है तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए उच्च रक्तचाप की समस्या में इस अभ्यास को नहीं किया जाता है। इन दो सावधानियों को आपने विशेष रूप से ध्यान देना है। इसके अलावा यदि आपको अपने फेफड़ों से संबंधित कोई बढ़ी हुई समस्या चल रही है, अब वर्तमान में आपको पहले से ही कोई बहुत बड़ी समस्या हो गई है, तो किसी योग्य प्रशिक्षक से परामर्श लेकर के ही अभ्यास को करें। स्वयं से अभ्यास करने के लिए कोशिश ना करें, क्योंकि हो सकता है इस प्राणायाम के अभ्यास से आपको दिक्कत बढ़ जाए। अब आपके शरीर के अनुसार ही जो भी प्रशिक्षक आपके आसपास होगा, साथ में होगा, तो वो आपके शरीर के हिसाब से ही आपको बतलाएगा आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से नहीं करना चाहिए। हालांकि इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें जो करने से जुड़ी हुई वो मैं बतलाऊंगा कि धीरे से कैसे किया जाता है, तेज से कैसे किया जाता है, फिर भी आप परामर्श जरूर ले लीजिएगा। इसके अलावा आपको और चीजों को भी ध्यान में रखना है कि जैसे कि मिर्गी इत्यादि की समस्या, क्योंकि क्या होता है कि इस तरह के जब हम प्राणायाम करते हैं, जो गति रूप प्राणायाम होते तेज से, तो ये ऊर्जा को शरीर में बढ़ा देते हैं। अब ऊर्जा जब बढ़ेगी तो ऊर्जा आपकी कहाँ बढ़ने लगती है, नाड़ियों में बढ़ने लगती है। अब नाड़ी से संबंधित जो भी रोग होते हैं, जैसे कि शरीर में कंपन आना, मिर्गी आ जाना, बार बार चक्कर आना, इस तरह के अगर कोई भी ऐसे रोग हैं जो न्यूरो डिजीज हैं, तो ऐसे में आपको इस प्राणायाम को स्वयं से नहीं करना चाहिए। किसी योग्य परामर्श के ही अनुसार, उसके जो परामर्श वो बताएगा, जो योग्य प्रशिक्षक है, उसके ही अनुसार आप करें। स्वयं से इस अभ्यास को करने की कोशिश ना करें, या फिर अभ्यास करें ही ना। तो ऐसी स्थिति में नहीं किया जाता है, मिर्गी इत्यादि में नहीं किया जाता है, स्ट्रोक में नहीं किया जाता है। और यदि कोई माता बहनें अभी गर्भवती हैं वर्तमान में, तो पहले के 3 महीने तक आप कर सकते हो। यह आपको बहुत ही अच्छी तैयारी देगा। आगे जब आप शिशु को जन्म देने की तैयारी करेंगे, तो उसके लिए आपको तैयारी करवाता है कि श्वास किस तरह से लेनी छोड़नी चाहिए। परंतु 3 महीने के पश्चात, गर्भधारण के 3 महीने के पश्चात जैसे ही शिशु अपना रूप बनाने लगता है, यानी कि उसके कान इत्यादि बनने लगते हैं, शरीर के अंग आने लगते हैं, उसके बाद ये प्राणायाम को पेट की तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। हृदय की तरफ से, कंधों की तरफ से आप थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं यदि आप अभ्यास पहले से करते हुए आ रहे हैं, परंतु पेट की तरफ से बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके अलावा जैसे कि जो इसका अभ्यास है, पेट के द्वारा श्वास प्रश्वास का अभ्यास है, उन लोगों को भी नहीं करना चाहिए जिन्हें पेट से संबंधित भी कोई बड़ी समस्या चल रही हो। जैसे कि हम लोग बोलते हैं अल्सर, तो अल्सर इत्यादि की समस्या हो, हर्निया हो, और वगैरह वगैरह, जो भी पेट से संबंधित कोई भी बड़ी भयानक समस्या चल रही है, तो आपको पेट वाली जो प्रक्रिया है इसकी, उसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। आपको हृदय वाली प्रक्रिया पे ही ध्यान लगा करके धीरे धीरे अभ्यास को करना चाहिए, या फिर किसी योग्य जो प्रशिक्षक है उससे परामर्श लेकर के अभ्यास को करें। तो इस तरह से भस्त्रिका प्राणायाम को करने के समय पे आपको इन चीजों को सावधानी पूर्वक ही ध्यान दे करके करना है। और यदि आपके लिए वो अभ्यास नहीं है, यानी कि आपकी स्थिति अभी तैयार नहीं है उस अभ्यास के लिए, तो शरीर को जरा भी पुश ना करें। अभी
अपने उन प्राणायाम को करें या उन योग अभ्यास को करें जिनसे आपको इन स्थितियों में लाभ मिले, फिर आकर के भस्त्रिका प्राणायाम का आनंद लें। तो इस तरह से आपको अभ्यास को हमेशा ध्यानपूर्वक करना है। चलिए अब मैं आपको बतलाता हूं कि अब इस अभ्यास को किस तरह से किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बतला दिया था, ये जो अभ्यास है ये उन लोगों के लिए जो एकदम से प्रारंभिक अभ्यासी हैं, अभी अभी भस्त्रिका प्राणायाम उन लोगों ने शुरू किया है, या वो अभ्यासी जो भस्त्रिका प्राणायाम करते तो हैं पर जानना चाहते हैं कि सही करते हैं कि नहीं करते हैं, तो उनके लिए ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं दे रहा हूं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो सर्वप्रथम मैं जो इसका दूसरा हिस्सा है, यानी कि जो श्वास प्रश्वास लेने की प्रक्रिया जो हृदय की तरफ से है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं इस प्राणायाम को बतलाऊंगा। बाकी दोनों हिस्सों के बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा बतला दूंगा, ताकि आप अपने अनुसार प्राणायाम को अलग हिस्सों में बदल करके कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम चलते हैं दूसरे हिस्से की ओर। तो जो इसका दूसरा हिस्सा है उसमें हम लोग श्वास को हृदय तक लाते हैं। जैसे कि मैं श्वास भरूंगा, ये मेरा हृदय धीरे से फैलेगा। अब मैं श्वास छोड़ूंगा तो हृदय अंदर जाएगा। होता क्या है कि जब हम लोग हृदय को ध्यान में रखते हुए श्वास लेते हैं तो हमारे फेफड़े बीच की तरफ से फैलते हुए बाहर को आ जाते हैं। तो यहां से क्या इसका मतलब है, हमने हृदय से श्वास ली, यहां से फैले, श्वास छोड़ी और ये सुकुड़ा, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। हो सकता है आप में से बहुत लोग ये कर ना पाए, क्योंकि किस तरह से आपकी आदत किस तरह से श्वास लेने की, तो उसी के ही हिसाब से आपकी श्वास उन्हीं हिस्सों में जाती है। जैसे कि बहुत सारे लोग जब श्वास लेते हैं तो उनका पेट अंदर बाहर बहुत आसानी से जाता है, और वो लोग हृदय से श्वास लेने की कोशिश करेंगे तो शुरू में दिक्कत आएगी। ऐसे बहुत सारे लोग हृदय से श्वास लेते हैं तो यहाँ पर वो बड़े आराम से महसूस कर सकते हैं, परंतु जब पेट से श्वास लेने की बात आएगी तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत आएगी। परंतु यहाँ पर आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके हाथों से एक प्रक्रिया हो रही है जिसमें हाथ हम ऊपर नीचे करते हैं, तो उससे आसान हो जाता है श्वास को हृदय तक लाना और छोड़ना। अब क्रिया कैसे दिखलाई पड़ती है, जो कि इस तरह से है। यहाँ से पीठ को हम सीधा करेंगे, कि आराम से किसी सुखात्मक स्थिति में बैठ जाएंगे। श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे आ रहे हैं। अब मैं आपको गतिमान रूप में दिखलाता हूं। तो यहां पर आपको मेरे श्वास लेने की और छोड़ने की दोनों ही पूरी की पूरी लगभग बराबर मात्रा में आवाज आ रही होगी। हालांकि छोड़ने की आवाज ज्यादा आती है, क्योंकि छोड़ना जो होता है, छोड़ने का जो वेग होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि हवा बाहर की तरफ आ रही है। और लेने का जो वेग होता है, इसके लिए हमारे फेफड़ों की ताकत की जरूरत पड़ती है, तो उसकी आवाज थोड़ा सा कम होती है। फिर भी यहां पर हम क्या करना चाह रहे हैं, हम 100% श्वास को लेना चाहते हैं और 100% तक श्वास को छोड़ना चाहते हैं। यानी कि जितना अधिकतम आप श्वास को भर सकते हैं भरें, और अधिकतम श्वास को छोड़ सकते हैं छोड़ें। तो आपका पूरा श्वास अंदर जाएगा, पूरा श्वास बाहर आएगा। इस तरह से, तो इस तरह से आपका श्वास प्रश्वास चलेगा। अब इस अभ्यास को हम सिर्फ 2-3 बार नहीं करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि इसे हम लोग एक बार में कम से कम 15 से 20 बार तक करें। यदि आपको श्वास संबंधी कोई समस्या चल रही है, हल्की फुल्की समस्या है, तब आप इसे 8 से 10 बार शुरू में करें, 5 बार भी कर सकते हैं, और धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं। यदि आपको श्वास संबंधी कोई समस्या नहीं है और आप चाहते हैं कि इसका लाभ आपको पूर्ण रूप से मिले, तो कोशिश करें कि 15 से 20 बार एक बार में करें। यानी कि इसे हम लोग 3 बार में विभाजित करते हैं, 3 भागों में विभाजित करते हैं। तो एक भाग में आपको 15 से 20 श्वास लेनी है, फिर कोशिश करना है 15 से 20 श्वास लेने का, और फिर कोशिश करेंगे तीसरे भाग में 15 से 20 श्वास लें। ऐसे करते हुए आप 3 भागों में अभ्यास करेंगे। तो जैसे ही आपका एक भाग पूर्ण होगा 15 से 20 श्वास का, तब आपको श्वास की सामान्य अवस्था में आना है, आराम पूर्वक सामान्य रूप से श्वास लेनी है, थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर दूसरा भाग शुरू करेंगे जैसे श्वास आपकी सामान्य हो जाए, फिर दूसरे भाग पूर्ण होते फिर आराम करेंगे, फिर तीसरा भाग शुरू करेंगे। तो इस तरह से हम इसे 3 भागों में विभाजित करके करते हैं। तो कभी भी भस्त्रिका प्राणायाम को शुरुआत में ही 40, 50, 60
80-100 बार आपको नहीं करना। आप प्रारंभिक अभ्यासी हैं, धीरे ही धीरे करते हुए प्राण ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाएं। प्राण ऊर्जा कोई खाली ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। प्राण ऊर्जा एक जीवनदायिनी शक्ति है, ऊर्जा है, जैसे कि बिजली। अब बिजली के प्रवाह को एकदम से कहीं भी बढ़ा देंगे तो वहां पर क्या होगा, नुकसान होगा। तो ऐसा ही है भस्त्रिका, ये कपालभाति जैसे प्राणायाम। यदि आप ऊर्जा को बढ़ा देंगे तो आपको नुकसान मिलेगा, आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो यदि आपने पहले कोई वीडियो देखी है, उसे देख करके आप खुद से 50 बार 100 बार भस्त्रिका ना करें, ना ही कपालभाति करें। धीरे धीरे करके ही अभ्यास को बढ़ाएं। शरीर को प्राण ऊर्जा की समझ दें, क्योंकि इससे पहले कभी आपने इतने लंबे प्राण नहीं लिए थे, ना ही इतना तेजी से खींचा और छोड़ा नहीं था। तो शरीर को नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हैं। और यहाँ हमेशा याद रखें कि आपका पूरा शरीर श्वास लेता है। जब आप श्वास भरते हैं तो जितना भी आपका पूरा शरीर है, आपके पांव की उंगली से लेकर के सिर की चोटी तक पूरा का पूरा शरीर की जो इकाई होती है, जिसे हम सेल्स कहते हैं, तो जो आपकी इकाई है वो पूरी की पूरी इकाई, प्रत्येक इकाई श्वास लेती है और श्वास छोड़ती है। अब उन इकाइयों में जब ऊर्जा बढ़ जाएगी, वो अचानक से आपने बहुत ज्यादा कर दिया और ऊर्जा बहुत मात्रा बढ़ा दी, तो उन्हें समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। शरीर आपका गड़बड़ाने लगेगा, तो उससे आपको नुकसान होगा, आपको शारीरिक हानि होगी, आपको मानसिक हानि होगी। तो हानि आपको बढ़ जाएगी, लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए हम इसको धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखेंगे 3 भागों में विभाजित करें और प्रत्येक भाग को आप कम से कम 15 से 20 बार करें, ताकि आपको लाभ भी मिले, और आराम करते हुए 3 भागों को करें। तो ये थे, इसको किस तरह से करना है। अब यहाँ पर मैं आपको हाथ की प्रक्रिया के बारे में बतला देता हूँ, क्योंकि हाथ पे भी कुछ लोग यहाँ पर गलती करते हैं। हम जब श्वास को भरते हैं तो हाथों को बहुत ही आराम पूर्वक आपको लेके जाना है। ऐसा नहीं कि खींचना एकदम से और खींचते हुए नीचे लाना तेजी से। बहुत ही आराम से ऊपर लेके जाते हैं और बहुत ही आराम से नीचे लेके आते हैं। बहुत तेजी से आपको हाथों को ऊपर नीचे नहीं करना होता है, ऐसे बहुत आराम से करना होता है। तो बस ये है कि श्वास और प्रश्वास कितना तेज चल रहा है, उसके ही अनुसार आपका हाथ तेजी से और या फिर धीमे धीमे जाता है। परंतु हाथों में जो कड़ापन है, वो कड़ापन ना लाएं। तो देखिए, बहुत आराम से जाते हैं। मैं आपको प्रक्रिया करके दिखा देता हूं। श्वास भरूंगा, छोड़ूंगा, अब इससे और धीमा करता हूं, अब मैं बहुत तेज करता हूं। तो यहां पर आपने ध्यान दिया होगा, भले मैंने तेज किया, भले मैंने धीमा किया, मेरे हाथ बहुत ही आराम से ऊपर और नीचे श्वास के साथ जा रहे थे। ऐसा नहीं था कि मैं झटके से हाथ ऊपर ले जा रहा हूं और झटके से नीचे ला रहा हूं। मैं गलत नहीं कर रहा था, मैं बहुत ही प्यार से लेके जा रहा हूं, नीचे ला रहा हूं। ऐसे में क्या होता है कि आपके कंधों का जो जोड़ है, इसमें किसी तरह का कभी कोई नुकसान नहीं आता है। गर्दन के पीछे, ना ही गर्दन की मांसपेशी में, ना ही रीढ़ की हड्डी में किसी भी तरह का नुकसान नहीं आता है। यदि आप झटके से करेंगे तो आपके कंधों में भी नुकसान आ सकता है, गर्दन की मांसपेशियों में भी कोई खिंचाव आ सकता है, या मेरुदंड में भी कुछ हो सकता है। तो इस तरह से गलत ना करें, सही तरीके से आप करें। तो ये थी आपके हाथों की स्थिति। और हाथ जब भी आप उठा रहे हैं तो कंधों को कान के पास से ना चिपकाएं, कंधों को नीचे ही रखें। कंधों को ऐसे उठाना नहीं है, नीचे रखना है। तो इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान देना है। अब यहां पर है चेहरे की स्थिति। बहुत सारे लोग जब भी इस अभ्यास को करते हैं, वो अपने आंखों को ऐसे भींचने लगते हैं, चेहरे को भी अजीब सा बना लेते हैं। आपको आंखों को बहुत ही आराम से बंद रखना है और चेहरे की मांसपेशियों को भी बिल्कुल आराम की अवस्था में रखना है, शांत रखना है, चेहरा नहीं बनाना है। जो प्राणायाम है आपका बहुत आनंददायी दिखना चाहिए, जो कि कुछ इस तरह से लगेगा। आपको गलत नहीं करना है, बहुत ही आराम पूर्वक करना है, चेहरे को अजीब सा नहीं बनाना है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। श्वास को बहुत तेजी से लेना छोड़ना नहीं है, और ना ही इसे गले से लेना छोड़ना है, ना ही इसको इस तरह से गले से भी नहीं करना है। ऐसी आवाज यदि आ रही तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं, श्वास को गले से ले रहे हैं। श्वास आपकी श्वास नली से आती है, आहार नाल से नहीं आती है। इसे श्वास नली पे ध्यान लगाते हुए लें और छोड़ें।
तो इन चीज़ों को आपको अभ्यास से पूर्व ध्यान रखना है। देखिए कितनी सारी जानकारी है इससे जुड़ी हुई। अब जानकारी यदि नहीं होंगी तो आपको नहीं पता कि आप अभ्यास किस तरह से करें। इसलिए हमेशा किसी भी अभ्यास को करने से पहले उसकी सही जानकारी इकट्ठा करें और फिर अभ्यास को करें। तो मैंने अभी आपको ये जानकारी सारी बतला दी है। अब अंत में एक विशेष चीज़ मैं आपको बतलाता हूँ, जो आपका अभ्यास है शुरुआत में बहुत धीमा होना चाहिए। तो श्वास और प्रश्वास जो लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया है, वो ये समझ लीजिए कि आपको 2 से 3 सेकंड में एक श्वास लेनी है शुरुआत में। जैसे आप एकदम से प्रारंभिक अभ्यासी हैं या फिर आपकी उम्र ज़्यादा है और आपने अभी-अभी प्राणायाम का अभ्यास शुरू किया हुआ है या फिर आपको श्वास संबंधी कोई हल्की-फुल्की समस्या है, तो आपको क्या करना है, आपको लगभग 2 से 3 सेकंड में ही एक श्वास लेनी है। इतना धीमा चलना है। जैसे कि कुछ इस तरह से होगा। इतना धीमा आपको चलना है, आपको बहुत उतावलापन नहीं करना है। यदि आपको श्वास संबंधी कोई समस्या नहीं है, शरीर भी अभी जवान है, आप अभ्यास को और अच्छे से कर सकते हैं, तब आपको क्या करना है, आपको 2 सेकंड में एक श्वास या फिर 1 सेकंड में एक श्वास लेनी है, जो कि कुछ इस तरह से दिखलाई पड़ेगी। और फिर कभी-कभी श्वास को और गतिमान बनाने के लिए आप 1 सेकंड में 2 श्वास, 3 श्वास पे भी जा सकते हैं, परंतु ये एकदम से नहीं करना है आपको। आपका जब अभ्यास लंबे समय तक आ जाए, यानी कि आपने 6 महीना, साल भर तक आपने लगातार इस अभ्यास को अच्छे से किया और आपकी पकड़ इस अभ्यास में अच्छी हो गई, तब जाकर के आपको अभ्यास की गति को बढ़ाना है। अन्यथा शुरुआत में तो बिल्कुल भी ना बढ़ाएं, धीरे-धीरे करते ही इस अभ्यास की गति को बढ़ाएं। और गति को भी कभी-कभी बढ़ाना है। जितना धीमा रहेंगे उतना फायदा अच्छा मिलेगा आपको। गति का फायदा भी अपना होता है, परंतु गति का जो फायदा है वो हमेशा आपको बहुत लंबे समय तक लाभ नहीं देने वाला है। धीमा जो आप चलोगे तो आपको उसका लंबे समय तक लाभ मिलेगा, अच्छा लाभ मिलेगा, शुद्ध लाभ मिलेगा। बस तेज गति से ये होगा कि कभी-कभी हमें मन करता है कि अपने अंदर ऊर्जाओं को बहुत तेजी से सक्रिय करें, ताकि हम आसनों में करते वक्त हमारे अंदर गर्मी आ जाए, या फिर बहुत ठंड लग रही है, गर्मी लाने के लिए शरीर में तुरंत गर्मी प्रदान करने के लिए हम तेजी से सांस लेते हैं, तो तब आप कर सकते हैं। कुछ ही ऐसी कंडीशन होती है जब हम लोग गति को बढ़ाते हैं, परंतु हम लोग इसे धीमे ही अभ्यास करते हैं। तो इस तरह से आपको अभ्यास करना है। अभ्यास को मैंने आपको जो भी इसकी जानकारी थी वो बतला दी। चलो चलते हैं हम लोग अब अभ्यास की ओर। तो हम लोग, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, भस्त्रिका प्राणायाम के दूसरे भाग का अभ्यास कर रहे हैं, जो कि श्वास और प्रश्वास हृदय से चल रही है। इसमें हाथ को हम ऊपर और नीचे लेके जाते हैं। तो ध्यान देना है आपको, किसी भी सुखात्मक स्थिति में आके बैठ जाना है। जैसे कि ये क्रॉस लेग सिटिंग है हमारी सुखासन की, इसी में ही हम लोग सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन, स्वास्तिकासन वगैरह वगैरह और पद्मासन इत्यादि आसन भी करते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम लोग अन्य आसनों में भी आकर के बैठते हैं। तो जो भी आपके लिए आरामदायक स्थिति होती है उसमें बैठ जाएं। अभी मैंने क्या किया हुआ है कि मैं नीचे पूर्ण रूप से जमीन पे नहीं बैठा हूं, मैंने नीचे से अपने ये कुशन रखी हुई है। इस कुशन के होने से क्या होता है कि पीठ आपकी, मेरुदंड सीधा रहता है। प्राणायाम का यदि आपको सही लाभ चाहिए तो हमेशा ध्यान रखें कि मेरुदंड सीधा रहे। मेरुदंड यदि झुकता है प्राणायाम करते वक्त तो आपको लाभ इसके पूर्ण नहीं मिलेंगे और हो सकता है कुछ आपको क्षति हो जाए, यानी कि हानि हो जाए। तो मेरुदंड को सीधा रखें। यदि आप किसी कुशन इत्यादि के ऊपर बैठते हैं तो ये आपके मेरुदंड को सीधा रखने में बहुत ही सहायक होता है। यदि आप प्रारंभिक अभ्यासी हैं तो हमेशा कुशन लेकर के बैठें, आराम से गद्दी लें और उसके ऊपर बैठें ताकि मेरुदंड सीधा रहे। अब यहां से हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। तो मेरुदंड को सीधा रखना है, हृदय को नीचे ऐसे छोटा नहीं रखना है, ऐसे करके नहीं बैठना है। मेरुदंड को सीधा रखने के बाद आपको कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे ले जाना है और हृदय को ऊपर उठाना है। जब उठा रहे हैं तो इसे बहुत ज्यादा आगे की तरफ धक्का नहीं मारना, आपने इसको ऊपर की तरफ को उठाते हुए फैलाना है। तो इस तरह से आपकी स्थिति दिखलाई पड़ेगी। अब यहां से आपका अभ्यास शुरू होगा। तो स्थिति पहले आपकी बनती है अच्छे से, उसके बाद ये स्थिति ठीक है आपके बैठने की, उसके बाद आगे का जो है आपका वो है अभ्यास का हिस्सा। तो यहां से हम लोग जब अभ्यास को करते हैं, प्राणायाम के कोई भी अभ्यास को करते हैं, ज्यादातर अभ्यासों को हम आंख बंद करके ही करते हैं।
तो यहाँ पर मैंने आंख बंद कर ली है। आप एक बार ये अभ्यास को देख लें, उसके बाद फिर आंख बंद करके अभ्यास को मेरे साथ दोहरा सकते हैं। तो यहाँ पर आंख बंद हो जाएगी, आंख को बहुत धीमे से बंद करना है, भींचना नहीं है। और फिर अभ्यास को शुरू करने से पहले 1 या 2 आपको सामान्य श्वास लेनी है, लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। तो इससे ये पता चल जाएगा कि आपकी श्वास बहुत ही आरामपूर्वक चल रही है, मन शांत है कि नहीं है। तो मन को यहाँ पर शांत कर लेंगे, श्वास को बहुत ही एक अच्छी अवस्था में लेके आ जाएंगे ताकि आप अभ्यास करते वक्त आपको शुरुआत में दिक्कत ना आए। फिर यहाँ से लंबी श्वास भरते हुए हाथ को हम ऊपर ले जाते हैं और फिर यहाँ से अभ्यास को शुरू करते हैं। तो इस तरह से करते 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 हम इसके 3 हिस्से जो हम करते हैं उसमें इसके एक भाग में 15 से 20 बार श्वास लेते हैं। अभ्यास मैंने आपको दिखला दिया। तो इस तरह से हम इस अभ्यास को करेंगे। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि हमारा अभ्यास लगभग 2 सेकंड में हमारी एक श्वास हो या फिर 1 सेकंड में एक श्वास हो। तो हम बहुत ज़्यादा धीमे भी नहीं है और बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं है, क्योंकि आपका अभ्यास अभी शुरुआत में चल रहा है। तो हो सकता है बहुत ज़्यादा धीमे भी आपको कोई दिक्कत आ जाए और तेज में तो है ये कि आपको हो सकता है कि श्वास में कोई दिक्कत आए। तो हमने इसे मध्यम रखा हुआ, बीच में रखा हुआ है। चलिए अभ्यास को करते हैं। आंखों को बंद कर लीजिए। अब श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर उठा लें। श्वास नाक से भरते हुए अपने हृदय तक लाएं, यानी कि फेफड़ों को फुलाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ से आपका अभ्यास शुरू होगा। श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे और इसको प्रक्रिया को दोहराते रहना मेरे साथ में। लगभग 15 से 20 बार पूर्ण होते ही हाथ को नीचे ले आएं, कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे ले जाएं, आंखों को बंद रखें और आराम पूर्वक श्वास प्रश्वास लेते रहें। श्वास की सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। मेरुदंड को सीधा रखेंगे। अब कुछ देर यहां पर आपने रुकना, कुछ क्षण रुकेंगे यहां पर। और जो इस प्राणायाम के द्वारा जो आपने ऊर्जा का स्पंदन किया, ऊर्जा का जागरण किया, उसके बाद जो भी आपको मस्तिष्क में अपने बदलाव लग रहे हैं, जो एक शांति अनुभव हो रही है, उसे महसूस करें। चलिए चलते हैं हम लोग इसके दूसरे भाग की ओर। श्वास को भरते हुए वापस से हम हाथों को ऊपर उठा लेंगे। अब यहां से शुरू करेंगे अभ्यास को। दोबारा से 20 बार श्वास पूर्ण होते ही हाथों को नीचे ले आएं, कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे ले जाएं, कंधों को आराम की अवस्था में ले जाएं और श्वास को सामान्य गति पर ले आएं। स्थिति को बनाए रखेंगे, आंखों को बंद रखेंगे, आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। तो हमने इसका दूसरा भाग पूर्ण किया। हमारे पास एक भाग और है अभ्यास को करने के लिए। चलिए तैयार होते हैं इसके आखिरी भाग को करने के लिए। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को वापस से ऊपर ले जाएंगे। अभ्यास को शुरू करेंगे।
यहाँ पर 15 से 20 बार श्वास पूर्ण होते ही हाथ नीचे आ जाएंगे, कंधों को गोल घुमाते हुए नीचे ले जाएं, कंधों को आराम की अवस्था में ले जाएं और श्वास की सामान्य अवस्था में आ जाएं। आराम पूर्वक श्वास लें, श्वास छोड़ें, आंखों को कुछ क्षण तक बंद रखें। अब धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। अभ्यास के पश्चात ही, देखिए आपने कुछ ही श्वास ली, अभ्यास के पश्चात ही आपको इस अभ्यास से मिलने वाले लाभ का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। तो यही चमत्कार है इस प्राणायाम का, या फिर कोई भी प्राणायाम हो। कोई भी प्राणायाम यदि आप करते हैं तो इनके लाभ आपको तुरंत मिलने लगते हैं। इसीलिए जो हमारे योग में प्राणायाम को आसनों से श्रेष्ठ बतलाया है, इसको आसनों से ऊपर रखा गया, ऊपरी दर्जा दिया गया है कि प्राणायाम का लाभ आसन के लाभ से भी ज्यादा होता है। परंतु आसन लाभ जो है वो आपकी शारीरिक क्षमताओं को अच्छा करता है, सुदृढ़ बनाता है, ताकि शरीर में किसी भी तरह का तनाव ना रहे, किसी भी तरह का आलस्य ना रहे। तो इस तरह से आपको इसके लाभ मिलते हैं। चलिए मैं आपको जल्दी से इसके जो 2 प्रकार हैं उन्हें भी बतला देता हूं। तो जो इसका पहला प्रकार है पेट से श्वास लेना और छोड़ना, वो इस तरह से है, हाथ आपकी जंघाओं के ऊपर रहती है। अब श्वास को नाक से भरते हुए फेफड़ों तक लाते हैं, फेफड़ों के निचले वाले हिस्से तक श्वास को लेके जाते हैं, पेट बाहर को फूलता है, पूरा ये पेट आपका फूलेगा गुब्बारे की तरह, और श्वास को छोड़ते हुए पूरा पेट जो है वो आपका अंदर की तरफ जाएगा। अब ये पूर्ण प्रक्रिया कुछ इस तरह से दिखती है। तो इस तरह से दिखती है। अब यहां पे जब आप पेट से अभ्यास करते हैं तो पेट से जुड़े हुए बहुत सारे लाभ बढ़ जाते हैं, परंतु पेट से जुड़ी हुई बहुत सारी सावधानियां भी यहां पर आपको ध्यान देनी होती है। पेट से जुड़े हुए यदि आपको कोई भी समस्या चल रही है, जो बड़ी भी समस्या कोई चल रही है, तब यह अभ्यास आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और श्वसन की भी समस्या कोई बड़ी भी चल रही है तब भी यह अभ्यास नहीं है। जो आपको मैंने इससे पहले वाला बतलाया, जो आपने अभ्यास किया उसे करें, उसे और भी धीरे से करें। यदि आपको श्वसन संबंधी समस्या है तो श्वास और प्रश्वास भस्त्रिका में कुछ इस तरह से होगी। अब हाथों के साथ बहुत ही धीमी मध्यम, बहुत ही धीमी श्वास और प्रश्वास आपकी चलेगी, और धीरे धीरे जैसे जैसे इसके आपको लाभ मिलना शुरू हो जाए, फिर धीरे धीरे करते हुए ही इस अभ्यास को आप बढ़ा करके जो इसका सामान्य रूप है उस पर आ सकते हैं। परंतु शुरुआत में ही यदि आपको समस्या है तो जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी ना करें, तो तभी आपको इसका सही लाभ मिलेगा। तो इन चीजों को आपने ध्यान में देना है। जाने से पहले मैं आपको एक विशेष चीज बतला देता हूं। यदि आप योग अभ्यास सुबह के समय करते हैं और सर्दियों में इस अभ्यास को करते हैं, तो सर्दियों में क्या होता है कि हमारे शरीर में कफ की मात्रा ज्यादा होती है। कफ की मात्रा बढ़ने से हमें थोड़ा सा खराश रहती है, हल्की फुल्की छींकें भी आती हैं, और योग अभ्यास करने से पहले आपकी हल्की फुल्की जैसे नाक बह रही है, छींकें आ रही हैं, हल्की फुल्की खांसी हो रही है, तो यदि आप अपने अभ्यास को भस्त्रिका प्राणायाम से शुरुआत करेंगे, यानी कि शुरू में भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, तो आप देखेंगे कि भस्त्रिका प्राणायाम के बाद ना आपको खांसी होगी, ना आपको जल्दी से छींक आएगी, और जो नाक आपकी चल रही थी वो भी चलनी आपकी थोड़ा कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी। तो इस तरह का एक चमत्कारिक लाभ आपको तुरंत भस्त्रिका प्राणायाम से दिखलाई पड़ता है। तो ये फायदे आपको भस्त्रिका प्राणायाम से मिलते हैं। आपको इसकी तकनीक मैंने आपको बतला दी, और मैंने आपको ये भी बोला, ध्यान में रखेंगे कि भस्त्रिका प्राणायाम के प्रकार हैं 3। उन्हीं प्रकारों के अंदर कई सारी चीजों को जोड़ दिया जाता है, तो यही भस्त्रिका प्राणायाम आगे जाकर के मध्यम श्रृंखला का हो जाता है, यानी कि इंटरमीडिएट लेवल का हो जाता है, और इसी में कुछ और चीजों को भी जोड़ दिया जाता है, योग की और प्रक्रियाओं को भी जोड़ दिया जाता है। तो यही अभ्यास आगे जाकर के कठिन श्रृंखला का, उच्चतम श्रृंखला का अभ्यास हो जाता है, यानी कि एडवांस सीरीज का अभ्यास हो जाता है। तो यहां पर मैंने आपको एक सामान्य प्रक्रिया बतलाई, जो कि जो जितने भी शुरुआत में अभ्यास करने वाले अभ्यासी हैं, प्रारंभिक अभ्यासी हैं, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सही जानकारी है। तो अपने शरीर के अनुसार ही आप अपने इस अभ्यास को तय करें और सावधानियों को ध्यान में रखें। चलिए इसी के साथ करता हूं मैं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।